आज हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी जनजाति, यानी जिसमें एस्किमो पढ़ लिया, बुशमैन पढ़ा, भील पढ़ लिया, अपन ने संथाल वगैरह हो गया। जो गोंड जनजाति है वो विश्व की सबसे बड़ी जनजातियों में शामिल की जाती है। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं गोंड जनजाति। यानी ये गोंड जनजाति होती क्या है? गोंड जनजाति यानी ये खोड़ा शब्द से उत्पन्न हुई है। खोड़ा शब्द से, जिसका अर्थ होता है पर्वत। यानी ऐसी जनजाति जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, वो जनजाति गौड़ जनजाति कहलाती है। इसके लिए अगर अपन बात करें कि इस प्रकार की जनजाति का जो विस्तार है वो लगभग 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के मध्य में 18वीं सदी के मध्य में ज्यादातर इसका विकास हुआ था। इस दौरान ये काफी ज्यादा वर्चस्व में आई थी। एक राजशाही शासन भी अपने एरिया में जो है ना इन्होंने स्थापित किया है गौड़ जनजाति ने, लेकिन अंग्रेजों और मराठों के प्रभाव के कारण ये जनजाति हाशिए में धकेल दी गई। या अपन ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन रहा, उस दौरान जब मराठों का शासन था, उस दौरान गौड़ जनजाति का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं रहा और वो धीरे धीरे अपने प्रभुत्व से धीरे धीरे कम या प्रभुत्व उसका कम होने लगा। तब से ये जनजाति धीरे धीरे जो पिछड़े क्षेत्रों में हाशिए की ओर धकेल दी गई है। लेकिन 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के मध्य में इस जनजाति का काफी ज्यादा वर्चस्व रहा। इसके खुद के कबीले रहे हैं, इसके खुद के एक राजशाही क्षेत्र रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों और मराठों के कारण इसका प्रभाव कम रहा है। अब ये जनजाति कहाँ किन किस हिसाब से निवास करती है, तो सबसे पहले इसमें एक नंबर पे अपन देख रहे हैं निवास क्षेत्र। यह जनजाति कहाँ पर निवास करती है? यानी इस जनजाति का विकास सबसे ज्यादा आपको मिलेगा राजस्थान मिलेगा, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा असम और उड़ीसा। इन राज्यों में ये जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, या अपन ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भाग, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में इस जनजाति का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर शासन भी किया है। इस प्रकार से इनका निवास क्षेत्र है ना ये रहा है। इसके अलावा ये जो जनजाति है, नाम से पता चल रहा है कि खोंडा यानी पर्वतों से, ये जनजाति पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है और लगभग 600 से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र रहे हैं, उन क्षेत्रों में इस जनजाति का विस्तार ज्यादा पाया जाता है। इस क्षेत्र में यह जनजाति ज्यादा निवास करती है। इसके लिए अपन देखेंगे आपके जो सतपुड़ा का पठार हो गया, मेकालू पर्वत श्रेणी होगी, उन क्षेत्रों में ज्यादातर ये पाई जाती है। यानी मध्य प्रदेश वाले जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्रों में ये जनजाति ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी नदी के जो क्षेत्र हो गए, नर्मदा और ताप्ती नदी के जो क्षेत्र है, वहां पर इस जनजाति का क्षेत्र विस्तार है ना वो ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आ रहा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि किस प्रकार से इसकी अर्थव्यवस्था रही है। तो सबसे पहले इस जनजाति में यह देखा जाता है कि ये जनजाति आखेट के ऊपर भी निर्भर करती है। आखेट, वैसे तो भारत में आखेट यानी शिकार को पूर्ण रूप से पाबंद कर दिया गया है, लेकिन चोरी छुपे छोटे मोटे जानवरों का ये शिकार कर लेते हैं। भारत में पूर्ण रूप से आखेट यानी शिकार है ना वो प्रतिबंधित है, लेकिन छोटे मोटे जंगली क्षेत्रों में रहता है। तो जंगली क्षेत्रों में जहां भी उनका मौका लगता है, जहां भी इन्हें अवसर उपलब्ध होता है, वहां पर वो शिकार कर लेते हैं। तो ज्यादातर ये आखेट वगैरह के ऊपर निर्भर होते हैं। यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था आखेट के ऊपर निर्भर है, पशुचारण पर निर्भर है, मछली पालन, इनके ऊपर जो है ना ज्यादातर ये करते हैं। इसके अलावा एक कृषि भी करती है ये, और कृषि भी कौन सी करती है? ये दीपा कृषि। दीपा कृषि इस जनजाति के द्वारा की जाती है। और ये दीपा कृषि किसका उदाहरण है? झूमिंग कृषि का उदाहरण है, या स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। इसमें होता क्या है कि ये जनजाति किसी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में जहां पर रहती है वहां पर पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में पेड़ पौधों को वो काटते हैं, उन्हें जलाते हैं, और जो राख होती है वहां पर खुदाली से या पशुओं से खुरेद कर जो है ना वहां पर बीज डालकर वो फसलों का उत्पादन करते हैं। तो ये दीपा कृषि वही होती है, यानी झूमिंग कृषि का ये प्रकार है। झूमिंग कृषि का एक रूप है, या स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, जो गौड़ जनजाति द्वारा कृषि की जाती है ना। काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है
कि गौड़ जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि कौन सी है, तो इसमें ये दीपा कृषि आती है, झूमिंग कृषि का ये उदाहरण है। अब इस अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट आते हैं, तो एक तो आता है आखेट। आखेट आखेट यानी शिकार। वैसे तो भारत में पूर्ण रूप से ये शिकार प्रतिबंधित है, लेकिन ये चोरी छुपे जानवरों का है वो शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा मछली पालन भी करते हैं, मछलियां वगैरह, तालाब वगैरह, नदियां, क्योंकि अभी अपन ने कहा है महानदी गोदावरी, नर्मदा और तापी नदी घाटी क्षेत्रों के आसपास ये जनजाति पर्वतीय क्षेत्रों में 600 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो वहां पर जल का स्रोत होने के कारण स्वाभाविक है कि मछलियां भी वहां पर पाई जाती है, और वो उनको अपने भोजन के रूप में या शिकार वगैरह उनका कर लेते हैं। छोटे जानवर वगैरह होते हैं, उनका भी वो शिकार कर लेते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है भोजन। भोजन भोजन में ज्यादातर आमतौर पर ये साधारण फसलों का, खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन करते हैं, लेकिन विशेष प्रकार के जो त्योहार वगैरह होते हैं उस त्योहार के ऊपर वो चावल का भी है ना उपयोग करते हैं। विशेष त्योहारों के ऊपर वो चावल खाद्यान्न फसलों के रूप में काम भी लेते हैं, और वैसे जनरल साधारण फसलें है ना वो आ जाते हैं। इसके अलावा खाने के रूप में वो शिकार से प्राप्त मांस होता है, और इसमें पशु बलि दी जाती है। इस जनजाति द्वारा पशुओं की बलि दी जाती है अपने देवताओं को खुश करने के लिए। तो जो पशु बलि के रूप में जो मांस प्राप्त होता है, या शिकार से जो मांस प्राप्त करते हैं, उनको भी वो कभी कभार खाने का काम में लेते हैं। तो ये इनके मुख्य भोजन के रूप में आ जाते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है बर्तन व औजार। बर्तन और औजार यानी ज्यादातर देखा जाए तो बर्तन, सामान्य बर्तनों का उपयोग ये करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम वगैरह के बने हुए बर्तन ज्यादातर ये काम में लेते हैं। क्योंकि जिस काल से ये चले आ रहे हैं उस काल में एल्यूमिनियम का जो है ना वो विकास ज्यादा था 16वीं से 18वीं सदी के दौरान, इसलिए उन्हीं के बने हुए बर्तन है ना वो काम में लेते हैं। औजारों की बात करें तो औजारों के जैसे खुदाली हो गया, हाशिया हो गया, दंतुली हो गया, इन प्रकार के लोहे की बनी हुई सामग्री का वो प्रयोग करते हैं। जो लोहार जाति जो होती है ना उसके द्वारा निर्मित ये सामान खरीदते हैं, उनसे लेते हैं। बल्कि लकड़ी से बना हुआ वस्त्र, लकड़ी से बने हुए इनके जो औजार होते हैं, उन लकड़ी से बने हुए औजारों का प्रयोग वो स्वयं ही करते हैं, प्रयोग भी करते हैं और निर्माण भी स्वयं ही करते हैं, खुद ही बनाते हैं। इसके अलावा जैसे स्टूल टेबलें वगैरह हो गई, चारपाई वगैरह हो गई, उनका वो प्रयोग में लेते हैं। और दरी पट्टी वगैरह जो होती है ना वो नीचे दरी पट्टी बिछाने के काम में लेते हैं, जिसपे बैठकर भोजन भी करते हैं, और भोजन के अलावा सोने के काम में भी उसे लिया जाता है। इसके बाद में चौथा आता है वस्त्र। यानी कि वस्त्र किस प्रकार से ये पहनते हैं, तो ज्यादातर ये सूती वस्त्र सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं। सूती वस्त्र है ना वो पहनते हैं ज्यादातर। और आजकल ज्यादातर ये कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, महिलाओं द्वारा ओढ़नी हो गई, घाघरा हो गया, ये ज्यादातर पहना जाता है, और ये विशेषकर सूती वस्त्रों का है ना वो ध्यान ज्यादातर पहनते हैं। लेकिन इनमें स्त्रियों द्वारा गोदना प्रथा, गोदना, शरीर के ऊपर गोदना गुदवाने की है ना वो प्रथा पाई जाती है, और वही गोदना है जो आजकल के मॉडर्न जमाने में जो है ना वो टैटू का रूप बन गया है। आजकल जगह जगह लोग टैटू बनवाते हैं ना, वो प्राचीन काल में गोदना कहलाता था, और ये जनजाति द्वारा जो है ना आज भी गोदना करवाया जाता है, जिसे आज अपन टैटू के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का ये गोदना इनके अंदर प्रचलित है। तो ये ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं के अंदर है ना वो आ जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति यानी कि इनका समाज किस प्रकार से है और संस्कृति इनकी क्या है। तो इनका जो समाज है, इनके जो वस्त्र होते हैं, जो ग्रह होते हैं, या इससे भी पहले एक 4 पॉइंट हो गया, एक 5वां पॉइंट और ले लेते हैं अपन, निवास ग्रह। निवास ग्रह यानी निवास ग्रह जो है ना वो किस प्रकार का इनका होता है। तो ज्यादातर ये आपकी झाड़ियां वगैरह होगी, लकड़ियां वगैरह होगी, घास फूस वगैरह हो गया, उनका है ना वो ज्यादातर उपयोग करते हैं। और जो ग्रह का जब निर्माण करवाते हैं तो उस जब शुगुन देखते हैं, शुभ मुहूर्त देखकर वहां पर ये कार्य करवाया जाता है। उस दौरान मुर्गा काटा जाता है, मुर्गा वगैरह को जो है ना वो काटा जाता है, और शगुन के तौर पर उसे वो माना जाता है। 2 4 5 बस्तियों का जो ग्रह होता है वो उसका समूह कहलाता है। इसके समाज का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। समाज का जो मुखिया होता है उसे पटेल के नाम से जानते हैं, तथा गांव की रखवाली करने वाला जो होता है ना उसे चौकीदार, चौकीदार के नाम से भी अपन जानते हैं। चौकीदार के रूप में उसे जाना और पहचाना जाता है। तो ये एक घेरे के रूप में है ना अपने मकान बनाकर रहते हैं। 8-10 घरों की बस्ती होती है, एकांकी बस्ती होती है, ये पल्लीकृत बस्ती भी कह सकते हैं अपन इसे। तो एकांकी बस्ती के रूप में है ना ये पाए
जाते हैं। इसके बाद में समाज और संस्कृति, यानी कि समाज का मुखिया पटेल होता है और इनके समाज की रखवाली करने का कार्य जो करता है उसे गांव का चौकीदार के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब इसके अंदर देखा जाता है तो दो तीन ऐसी प्रथाएं चली हैं, जैसे जैसे सेवा विवाह है, ये प्रथाएं हैं। सेवा विवाह है, हरण हरण विवाह भी कह सकते हैं इसे, हरण विवाह हो गया, विनिमय विवाह है, विनिमय विवाह है, तथा ये ज्यादातर विवाह जो है ना वो इसके अंदर प्रचलित होते हैं। तो अब सेवा विवाह क्या होता है कि सेवा के बदले विवाह करना, सेवा के बदले विवाह करना, यानी अगर एक स्त्री के घर में पुरुषों के द्वारा जाकर सेवा सेवा चाकरी की जाती है, जैसे मान लो इनके जो खेती बाड़ी का भी जो थोड़ा कार्य होता है, क्षेत्रफल वगैरह होता है, कोई व्यक्ति उनके घर पे जाकर लंबे समय से जो है ना उनके कार्य वगैरह कर रहा है, उनकी सेवाएं कर रहा है, पशुपालन का कार्य कर रहा है, कृषि क्रियाओं का कार्य कर रहा है, तो उस परिवार में अगर कोई स्त्री जो लड़की होती है उनका उनके साथ विवाह कर दिया जाता है, तो ऐसा विवाह सेवा विवाह की श्रेणी में आता है। ठीक है, एक हो गया हरण विवाह, इसमें एक विवाह और आ जाता है विधवा विवाह। विधवा विवाह, ये विवाह ज्यादातर उनमें प्रचलित है। तो सेवा विवाह हो गया, हरण विवाह, अगर किसी लड़के द्वारा किसी लड़की को पसंद कर लिया जाता है और उसके घर वाले अगर उनसे शादी करने के लिए सहमत नहीं है, राजीमंद नहीं है, तो वो लड़का क्या करता है, उसका अपहरण करके ले जाता है। आजकल की भाषा में उसे किडनैप बोलते हैं, अपहरण बोलते हैं, वो अपहरण करके ले जाता है। तो उस दौरान ऐसी स्थिति में जो है ना इसे किस नाम से जाना जाता है, हरण विवाह के नाम से जाना जाता है। एक आ जाता है विनिमय विवाह है, विनिमय पैसे का आदान प्रदान किया, यानी कि वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के, यानी लड़के के द्वारा लड़की के परिवार वालों को पैसे देकर पैसे के बदले में जो है ना वो लड़की ले आते हैं, विवाह कर लेते हैं, उसे वो विनिमय विवाह कहलाता है। और एक विधवा विवाह कहलाता है, यानी किसी महिला का अगर पति खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी जगह दूसरे के साथ है ना वो विवाह कर दिया जाता है। ऐसी प्रथा विवाह विधवा विवाह प्रथा कहलाती है। तो ये इनके समाज में जो है ना इसके इस प्रकार के कार्य ये प्रचलित होते हैं। इसके बाद में आपका एक पॉइंट और आ जाता है कि आधुनिक आधुनिक संस्कृति से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क, यानी आधुनिक संस्कृति के साथ है ना वो किस प्रकार का संपर्क पाया जाता है। तो आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ये जो गौड़ जनजाति है पूर्ण रूप से इनका शहरीकरण हो गया है। क्या हो गया, इनका शहरीकरण हो गया। शहरीकरण होने का मूल कारण क्या है, क्योंकि इस जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, नदी घाटी किनारे वाले जो क्षेत्र हो गए, उन क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार हो गया, उद्योग स्थापित हो गए, क्योंकि वहां पर कच्चा माल वगैरह निकलने के कारण खनन क्रियाएं होने लगी और उद्योग स्थापित होने लगे। तो ये लोग उद्योगों में कार्य करने लगे हैं, उद्योगों में कार्य करने यानी कि मजदूरों के रूप में, श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे हैं। तो पहले जो शिकार वगैरह ऐसा कार्य करते थे उनको छोड़कर मजदूरी करने लग गए हैं। अब सरकार द्वारा उन क्षेत्रों का विकास कर दिया गया, अस्पताल बना दिया गया है, स्कूलें वगैरह बना दी गई हैं, यहाँ तक कि आने जाने के लिए सड़कें वगैरह, बसें वगैरह की व्यवस्था ही हो गई। तो इस वो क्षेत्र है ना काफी ज्यादा डेवलप हो गया है। तो डेवलप हो गया तो उन क्षेत्रों में ये जब लोग काम कर रहे हैं तो उनका भी धीरे धीरे विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। तो इस प्रकार से गौड़ जनजाति का आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क है ना वो धीरे धीरे लगातार बढ़ना प्रारंभ हो गया। और आज भी ये व्यक्ति इन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों वगैरह में कार्य करके अपनी दिनचर्या है ना वो निभा रहे हैं। और ये जनजाति विश्व की सबसे बड़ी जनजातियों में इसे गिना जाता है। इस प्रकार अपनी जनजातियों का जो लेसन था ये समाप्त होता है। आगे अपन अगले वीडियोज में लेके आएंगे विश्व की जनसंख्या, कि विश्व की जनसंख्या का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब है ना वो जरूर करते रहिए।